नमस्कार दोस्तों। आईटीआर फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 या वित्त वर्ष 2025-26 इज नियर टू कम। अब ऐसे में क्वेश्चन बहुत सारे आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड जुड़े आने लगे हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन दिनों मेरे पास आ रहा है वो है, आर यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स इन आईटीआर? क्या हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन उन इन्वेस्टमेंट्स को हमें अपनी आईटीआर में बताना है या नहीं बताना है? आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो शुरुआत करता हूं दोस्तों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स विच आर एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल। यदि आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स लागू हो सकते हैं? दे मे बी इन फॉर्म ऑफ आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। तो इन चार में से कोई एक फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म किस करदाता के लिए बना है और इनमें से किस फॉर्म में आपको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स लॉ देता है, ताकि आपको दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि मुझे क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स को आईटीआर में डिस्क्लोज करना है अथवा नहीं। शुरुआत करते हैं आईटीआर 1 से, एप्लीकेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं हर आईटीआर फॉर्म पर आपसे दो बातें करूंगा यहां पर। पहला, कि वो आईटीआर फॉर्म जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो किस पर लागू है, और वहां पर यदि वो फॉर्म लागू है तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट करने हैं, यदि हां तो कौन से। तो आईटीआर 1 फॉर्म किन करदाताओं के लिए बना है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट, यानी यदि आप रेजिडेंट असेसी हैं तभी ये फॉर्म लागू है, नॉन रेजिडेंट के लिए फॉर्म लागू नहीं है। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, having total income up to rupees 50 lakh and having income from salaries to house properties, other sources, interest, etc., and long-term capital gain under section 112A up to rupees 1.25 lakh and agriculture income up to rupees 5,000। तो बहुत ध्यान से समझिए, ये बड़े काम की चीज है कि आईटीआर 1 फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। ऐसे सभी करदाता जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, जो इंडिविजुअल हैं, जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, जिनके पास सैलरी स्रोत से आए हैं, जिनके पास दो मकान संपत्ति से आए हैं, या जिनके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम इंटरेस्ट फॉर्मेट की है, या इंटरेस्ट के अलावा कुछ और फॉर्मेट भी अलाउड हैं, या जिनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मात्र है 1.25 लाख रुपए तक का और एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक की। तो ऐसे व्यक्ति जो इन कैटेगरीज को फुलफिल करते हैं वो आईटीआर 1 फॉर्म भरेंगे। अब आईटीआर 1 फॉर्म में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं जो आपको इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करने के लिए कहे। यानी वे सभी व्यक्ति जो वित्त वर्ष 2025-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अपनी आईटीआर भर रहे हैं और आईटीआर 1 फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर, इन्वेस्टमेंट की किसी वैल्यू का डिस्क्लोजर अपनी आईटीआर में नहीं करना है। चलिए अब लिए चलता हूं आईटीआर 2 की ओर। अगेन आईटीआर 2 कब एप्लीकेबल है और रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कब करना है। आईटीआर 2 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स इन एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी यदि किसी व्यक्ति के हाथ में प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, यानी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, वो व्यक्ति इंडिविजुअल है, तो उस पर आईटीआर 2 फॉर्म लागू होगा। और आप इसे ऐसे भी समझें, जिस पर आईटीआर 1 फॉर्म लागू नहीं हो रहा वो प्राइमा फेसाई आईटीआर 2 की ओर मुड़ जाएगा, प्रोवाइडेड उस व्यक्ति की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम ना हो। दिस फॉर्म रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग केसेस। ये कब आपसे ये फॉर्म रिक्वायरमेंट करता है एसेट के डिस्क्लोजर की? डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर इन केस टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। यदि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो अब वो लेवल आ गया जहां पर आपसे आपके इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर आईटीआर फॉर्म मांगेगा। डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी, दूसरी रिक्वायरमेंट कब आती है आईटीआर 2 में एसेट्स के डिस्क्लोजर की? डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड दैट इंटरेस्ट, financial interest in an entity, immovable property, or any other capital asset held outside India at any time during the calendar year ending 31 दिसंबर 2025। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिनारियो है जिस पर अक्सर लोग चूक कर जाते हैं। यदि आपने विदेश में कोई शेयर
विदेश में कोई डेट इंटरेस्ट, विदेश में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी, या विदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई कैपिटल एसेट इंडिया से बाहर किसी अन्य प्रकार की होल्ड की है, कैलेंडर ईयर जो कि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है उस तक, तो भी आपको ITR 2 फॉर्म लागू होगा और आपको ऐसी एसेट्स का डिस्क्लोजर, ऐसे इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर, इन दिनों बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में, यूएई वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे रियल एस्टेट में, उन सब के लिए मैं यहां पर सजेशन देना चाहता हूं कि ITR 2 फॉर्म में अपनी फॉरेन एसेट का डिस्क्लोजर जरूर करें। जैसा कि आपने मेरे साथ समझा कि ITR 2 फॉर्म इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर का दो रिक्वायरमेंट लेकर के आता है, जब आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ प्लस है या जब आपके पास में फॉरेन एसेट है। अब ये जो डिस्क्लोजर देना है वो किस प्रकार देना है, उस केस में जब 1 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम है तो फॉर्म कह रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां एंड ऑफ द ईयर का मतलब है 31 मार्च 2026, एप्लीकेबल इन केस वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़। अब सबसे पहले आपको अपनी इमूवेबल एसेट्स बतानी है, उसमें उनका डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, पिन कोड और आपकी लागत कितनी आई थी उस एसेट पर वो बतानी है। इसी प्रकार मूवेबल एसेट के केस में आपको क्या क्या चीजें बतानी है, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, व्हीकल्स, याच, बोट एंड एयरक्राफ्ट, एंड ये जो फोर्थ कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एसेट। इसमें क्या क्या बताना है, बैंक इंक्लूडिंग ऑल डिपॉजिट, यानी बैंक का बैलेंस, सेविंग बैंक बैलेंस भी आ गया, एफडीज की वैल्यू भी आ गई, और क्या चीज बताना है, कॉस्ट बतानी है। शेयर्स एंड सिक्योरिटी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में भी आपको क्या बताना है सर, कॉस्ट बताना है। इंश्योरेंस पॉलिसी, जितना आप प्रीमियम आज डेट तक दे चुके हैं 31 मार्च तक वो बताएंगे, आपने किसी को लोन एंड एडवांस दिया वो बताएंगे, कैश इन हैंड आपके हाथ में कितना है वो बताएंगे, और इन एसेट्स के संदर्भ में यदि कोई लोन है तो आपको लाइबिलिटीज को भी यहां पर बताना है। तो एक स्पेसिफिक शेड्यूल है दोस्तों, शेड्यूल एएल, जिसका टाइटल है डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये आपको फिलअप करना पड़ेगा यदि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो इससे एक दूसरा इंफरेंस ये ले लेते हैं, ऐसे सभी लोग जो ITR 2 भर रहे हैं और जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, यानी 1 करोड़ तक है, उन्हें भी अपने इन्वेस्टमेंट्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1 करोड़ प्लस है, ये काम की बात नहीं है। आपकी टोटल इनकम यदि 1 करोड़ प्लस है तभी आपको इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज करना है। अब इन्वेस्टमेंट की भी क्या डिस्क्लोजर देना है, वैल्यू नहीं डिस्क्लोज करनी 31 मार्च की, जो उनकी लागत थी वही चीज आप डिस्क्लोज करने के लिए इनकम टैक्स लॉ में लाइबल है। इसके अन्यत्र ITR 2 में यदि फॉरेन एसेट से संबंधित आपकी कोई होल्डिंग है तो उनकी रिपोर्टिंग बिना आपकी टोटल इनकम की थ्रेशोल्ड काउंट किए, यानी चाहे टोटल इनकम 1 करोड़ प्लस की हो या ना हो, यदि फॉरेन एसेट्स होल्ड किए हैं तो आपको उन्हें ITR 2 में निश्चित रूप से बताना पड़ेगा। और पुनः रिवाइज करूंगा, रिपीट करूंगा कि ITR 2 तब लागू है जब आपके पास बिजनेस प्रोविजन की इनकम नहीं है। ITR 2 के बाद दोस्तों ITR 3 की एप्लीकेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे चर्चा करते हैं कि ITR 3 किस पर लागू है। फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। Since ITR 3 filing requires the balance sheet data to be filled by the assessee, thus it requires reporting of investment held in the business by the assessee। पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर कौन से इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करने की बात करी ITR 3 में, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका डिस्क्लोजर आपको यदि आप ITR 3 भर रहे हैं तो करना पड़ेगा। और ITR 3 किन लोगों के लिए लागू होती है, जो बिजनेस प्रोफेशन से इनकम रखते हैं, जो ज्यादातर प्रिजम्पटिव इनकम के टैक्सेशन में नहीं होते, या जिनके पास प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन के साथ साथ कुछ कैपिटल गेन वगैरह की इनकम भी है। फर्दर, सिमिलर टू ITR 2, दिस फॉर्म रिक्वायर्स, ये फॉर्म ITR 2 के समान क्या चाहता है, डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया, immovable property or any other capital asset held outside India at any time during the calendar year ending 31 December 2025, and in case, this is important, and in case total income of the assessee exceeds ₹1 crore, then taxpayer is also required to furnish details of asset liabilities held at the end of the financial year, similar to ITR 2 discussed before। जैसा मैंने ITR 2 में आपसे डिस्कस किया उसी प्रकार से यहां पर भी यदि आपकी टोटल इनकम ITR 3 भरते समय एज एन इंडिविजुअल HUF 1 करोड़ प्लस है
तो आपको संबंधित एसेट की डिटेल जो मैंने एफए शेड्यूल बोला था उसी प्रकार आपको यहां पर यह शेड्यूल आईटीआर 3 में भी भरना पड़ेगा। सो आई होप आईटीआर 3 का भी ये एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया और रिलेवेंट एसेट की रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया यहां क्लियर होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आईटीआर 3 में पहला डिस्क्लोजर आपकी एसेट्स का आएगा इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस शीट रिपोर्टिंग कि आपने बिजनेस प्रोफेशन में जो एसेट्स रखी हैं उनकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। और वो रिपोर्टिंग किस फॉर्मेट में आपको होगी? आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी कोटेड एंड गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज अनकोटेड। कोटेड और अनकोटेड में क्या डिफरेंस है कि यदि कोई लिस्टेड इन्वेस्टमेंट है तो वो कोटेड में चला जाएगा, अनलिस्टेड है तो अनकोटेड में चला जाएगा। इसी प्रकार लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी। यानी आपके बिजनेस प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट का ये जो नेचर है ये आपको अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है आईटीआर 3 भरते समय, पहला डिस्क्लोजर। दूसरा आईटीआर 3 में एसेट्स का, अब यहां पर्सनल एसेट्स का डिस्क्लोजर भी आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ प्लस है और आप आईटीआर 3 भर रहे हैं। और तीसरा डिस्क्लोजर जो आईटीआर 3 में आएगा वो आएगा यदि आपने फॉरेन एसेट्स होल्ड करी हैं तो आईटीआर 3 के सिनारियो में किसी व्यक्ति को 3 प्रकार से इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट लॉ पैदा करता है या फॉर्म पैदा करता है, ये बात यहां कैप्चर करनी है। दोस्तों बात करते हैं आईटीआर 4 फॉर्म में कि आईटीआर 4 फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी कब है और उसमें रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट किस प्रकार आपको करनी है। तो आईटीआर 4 फॉर्म, एक बात समझिएगा, उन लोगों के लिए लागू होता है जो कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम रखते हैं। यानी यदि आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तब आप आईटीआर 4 फॉर्म में आएंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अरुण जी मैं तो आईटीआर 4 फॉर्म भर रहा हूं, तो अभी आपने आईटीआर 3 फॉर्म भी बताया। आईटीआर 4 फॉर्म लागू किस पर है? ऐसे इंडिविजुअल्स या एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म भी इसमें कवर होती हैं जो एलएलपी के अलावा हैं, जो कि रेजिडेंट हैं, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। अब आईटीआर 1 में भी क्राइटेरिया था टोटल इनकम का 50 लाख का। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 एडी, एडीए और ए, एंड हैविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए अप टू रुपीज 1.25 लाख। तो 1.25 लाख रुपए तक का यदि आपके पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड शेयर से तो भी आप आईटीआर 4 भर सकते हैं। तो अब आईटीआर 4 में दो इनकम जा रही है। बिजनेस प्रोविजन की इनकम यदि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर ऑफर कर रहे हैं प्रोवाइडेड 50 लाख से ज्यादा की नहीं हो, और दूसरा 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटी से, लिस्टेड शेयर से। In ITR 4 form, certain financial particulars of business are required to be reported, which now includes reporting of investment even. This is very much important कि ITR 4 फॉर्म में इस वर्ष से, वित्त वर्ष 2025-26 से जब आप ITR भरेंगे, 25-26 के लिए ITR भरेंगे, तो ITR 4 फॉर्म भी अब इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर मांगने लगा है। ये डिस्क्लोजर किस प्रकार का है ये आपके समक्ष नेक्स्ट स्लाइड में रखता हूं। दोस्तों यद्यपि आईटीआर 4 फॉर्म वो लोग भरते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते, पर आईटीआर 4 फॉर्म भरते समय भी फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे ही फॉर्म कहता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट बताऊं, पर्सनल या बिजनेस। तो आपने भी आंसर दे दिया कि अनुप जी फिर तो मेरे को केवल बिजनेस से संबंधित इन्वेस्टमेंट बताने हैं। और ये नया कैसे आया, ये देखिए लिस्ट में इसको जोड़ दिया गया E18 ने। यानी अगर आप बिजनेस प्रोफेशन की इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर ऑफर करते हैं 44 एडी में या 44 एडीए में या 44 एई सेक्शन में, तो आपको एसेट्स के इन्वेस्टमेंट के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्क्लोजर आईटीआर 4 फॉर्म इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस लायबिलिटीज मांगता है। लेकिन यह डिस्क्लोजर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अब वित्त वर्ष 25-26 से बिजनेस से संबंधित इन्वेस्टमेंट बताने पड़ सकते हैं। अब कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस का है या नहीं है वो इस तथ्य पर डिपेंड करेगा कि मैंने उस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के पर्पजेस से किया है या पर्सनल पर्पजेस से किया है। यदि पर्सनल पर्पजेस से किया है तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट बिजनेस का नहीं मानता, पहला तरीका। या मैंने बिजनेस में ही उस फंड को रखा है और बिजनेस से ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको समझने होंगे बिफोर यू टेक अ कॉल कि वेदर यू आर सपोज टू रिपोर्ट द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट इन योर आईटीआर और नॉट। तो दोस्तों बाय द टाइम आपने मेरी ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक फिनिश करी तो आपको समझ में आया होगा कि अनूप जी ये बात इतनी सरल नहीं है कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर फॉर्म में से कौन सा फॉर्म मुझ पर एप्लीकेबल है, पहले तो मैं ये स्टेप डिसाइड करूंगा। फिर रिलेवेंट फॉर्म के अनुरूप मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करने भी हैं या नहीं करने, और करने हैं तो उनको किस वैल्यू पर डिस्क्लोज करना है। और मेरा मानना है कि आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 ऐसे फॉर्म हैं जहां पर आप अपने कंसल्टेंट की राय लेकर के इन्वेस्टमेंट के डिस्क्लोजर करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन निश्चित रूप से हुआ होगा। आपके कमेंट्स के लिए मैं हमेशा वेट करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।